गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स एंड डिटरमाइनिंग सैंपल साइजेस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो हम लोग प्रीवियस लेक्चर से के कंटिन्यूएशन में हैं, राइट, और जहां हमने एंड किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, राइट। इसके पहले हम लोगों ने अल्फा और कॉन्फिडेंस लेवल के बीच का रिलेशनशिप देखा था, उसको टेबुलेट किया हुआ था। और वहां पे हम लोगों ने एक और बात देखी थी, बोली थी कि कॉन्फिडेंस लेवल के साथ क्रिटिकल वैल्यूज भी एक टर्म आएगा और क्रिटिकल वैल्यूज भी मेंशन होता है। सो क्रिटिकल वैल्यू के बारे में अभी डिस्कस करते हैं, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले या इंटरवल एस्टिमेट जब भी करते हैं तो वहां पर क्रिटिकल वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट आता है। सो व्हाट इज दैट? Says कि after selecting the confidence interval, the associated critical value must be determined. Right? The critical value, sample size and sample proportion. Sample proportions मतलब जो सैंपल लिया उसमें क्या प्रोपोर्शन है वो याद रखेगा, राइट। सो क्रिटिकल वैल्यू, सैंपल साइज एंड सैंपल proportion are used to evaluate the margin of error। मतलब जो भी हमने एस्टिमेट किया है या जो कुछ भी हम रिपोर्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, उसमें मार्जिन ऑफ एरर क्या है, कितनी, राइट। वो रिपोर्ट मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्रिटिकल वैल्यूज, सैंपल साइज एंड पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शंस की जरूरत पड़ती है। थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि ये काम की चीज है नहीं। सो क्रिटिकल वैल्यू एक, दूसरा सैंपल साइज एंड सैंपल प्रोपोर्शन, राइट, आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है। द फॉलोइंग डिफिनीशन जो है ये क्रिटिकल वैल्यू का, जो ये डिफिनीशन जो है, राइट, ये हमें इसको देखना है। और इस डिफिनीशन, ये जो डिफिनीशन जो यूज हो रहा है क्रिटिकल वैल्यू का, यहाँ पे जेड स्कोर जो है वो यूज हो रहा है। जेड स्कोर का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, राइट। ठीक है। ये किसी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को में के लिए लिखा है जेड स्कोर फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं। जेड स्कोर जो होता है ना, जेड स्कोर निकालते हैं किसी भी डेटा, जो भी डेटा सेट आपको दिया हुआ है उसका जेड स्कोर निकालने का तरीका है। जेड स्कोर जो कैलकुलेट करते हैं किसी का भी, वो होता है, वो मान लो कि आपके पास एक्स वेरिएबल है, राइट, हाँ, एक्स है, ऐसा कर लो। सपोज आपके पास एक्स एक डेटा सेट है, राइट, और इसी एक्स 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 कोई एक वैल्यू है जिसका आपको जेड स्कोर निकालना है। तो दिस वन विल बी एक्स माइनस ये एक्स का जो डेटा सेट जो था उसका एवरेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो होता है वो उसका जेड स्कोर निकलता है। ठीक है। तो उसका जेड स्कोर निकल जाएगा। जैसे मान लो कि एक्स के डेटा पॉइंट हो गए ना, x1 x2 xn तक, तो सारे को जोड़ दोगे तो एवरेज मिल जाएगा। और x1 का जेड स्कोर निकालना होगा, राइट, तो x1 माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई पूरे एस एक्स जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वो पूरे डेटा का से डिवाइड कर देंगे तो उसका जेड स्कोर निकल जाएगा। जेड स्कोर का जरूरत पड़ता है स्टैटिस्टिकल पैरामेट्रिक मैपिंग में। ठीक है, एनीवे, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जेड स्कोर। सो ये डिफिनीशन जो है आपका, जो क्रिटिकल वैल्यू का, इस क्रिटिकल वैल्यू के डिफिनीशंस में जेड स्कोर यूज हो रहा है, इसलिए हमने जेड स्कोर एक्सप्लेन किया आपको। सो डिफिनीशन क्या है देखते हैं क्रिटिकल वैल्यू का। फॉर
for the standard normal distribution, a critical value is a Z score, right? Critical value क्या है? Critical value is a Z score on the border line, right? Border line separating those Z scores that are significantly low or significantly high. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये Z अल्फा बाई 2 जो लिखा हुआ है, राइट, ये एक Z स्कोर है, ये क्रिटिकल वैल्यू है मान लो तुम्हारा। तो ये क्या करेगा, दो रीजन में, या ये सिग्निफिकेंटली लो और ये रीजन जो बना दिया सिग्निफिकेंटली हाई, मतलब इधर का पूरा रीजन एक रीजन बनेगा कर्व का और ये दूसरा रीजन बनेगा, राइट, यही बोल रहा है ये क्या, इट विल बी Z स्कोर ऑन द बॉर्डर लाइन, वो बॉर्डर लाइन है Z स्कोर, उस बॉर्डर लाइन का Z स्कोर है, ये बॉर्डर लाइन बन गया जो दो रीजन में सेपरेट कर रहा है, एक रीजन ये बन रहा है पूरा का पूरा और दूसरा रीजन ये जो साइडेड रीजन है वो बन रहा है, ये यही बोल रहा है। फिर से देख लो, फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ए क्रिटिकल वैल्यू इज ए Z स्कोर ऑन द बॉर्डर लाइन सेपरेटिंग those Z scores that are significantly low or significantly high। यहाँ पे देखो द नंबर Z अल्फा बाई 2, ये जो Z अल्फा बाई 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, सेपरेट्स एन एरिया ऑफ अल्फा बाई 2, मतलब अल्फा का यदि वैल्यू आपका 0.05 है तो अल्फा बाई 2 0.025 हो जाएगा। तो ये 0.025 एक रीजन बना और दूसरा रीजन इधर की तरफ बना, एक लो वाले साइड में लेस देन जीरो वाले साइड में बना आधा और दूसरा रीजन बना यहाँ पे, राइट। ये टू टेल टेस्ट में ऐसा होता है, ये हाफ डिवाइड हो जाता है, अल्फा बाई 2 हो जाता है, आधा इधर यूज करते हैं पॉजिटिव वाले में और आधा निगेटिव वाले में। तो यही बोल रहा है Z अल्फा बाई 2 separates an area of alpha by 2 in the right tail of a standard deviation, a standard normal distribution. See figure 7.2 showing that if alpha is equal to 0.05 then Z अल्फा बाई 2 जो का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1.96 होता है। Z अल्फा बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, हाँ, तो ये क्रिटिकल वैल्यू है इसका 1.96, जो अभी एज सोन इन जो भी एग्जांपल यहाँ पे जो दिखा रहा है, मतलब एग्जांपल में तो इस फिगर की बात कर रहा है, यही दिखा रहा है क्रिटिकल वैल्यू Z अल्फा बाई 2 इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्रिटिकल वैल्यू, ये Z अल्फा वैल्यू का क्रिटिकल वैल्यू कितना है 1.96, और ये दो रीजन में सेपरेट कर रहा है, एक ये पूरा और ये इतना। क्लियर? फाइन, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। नोट दैट फाइंडिंग द क्रिटिकल Z स्कोर, राइट, क्रिटिकल Z स्कोर फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, वी यूज क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ 0.9750 नॉट 0.95। क्या करते हैं, देखो, टू फाइंड व्हेन फाइंडिंग क्रिटिकल Z स्कोर फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसके इसमें हम लोग क्यूमुलेटिव एरिया जो यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं 0.9750, 0.95 नहीं, उसमें जो 0.25 जो है वो ऐड करके यूज करते हैं। तो आप ऐसे समझोगे, देखो द एरिया, दिस इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%, तो ये 95% आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, समझ गए, यहां से लेकर के यहां तक। अब ये जो आउटसाइड में जो है ये सिग्निफिकेंटली हायर है, ज्यादा है, और ये वाला सिग्निफिकेंटली लोअर है, समझ गए, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये हायर साइड में है इतना एरिया और ये लोअर साइड में है, करेक्ट। दोनों जगह Z अल्फा बाई 2 का मान कितना है, देखो 1.96 है, यहाँ पे माइनस वाला में माइनस की तरफ है और यहाँ पे प्लस 1.96, करेक्ट। नाउ द एरिया इन बोथ टेल्स जो है
ये दोनों मिला करके कितना है, यहाँ पे 0.025 है और ये 0.025 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 0.05 बन जाएगा, राइट। सो द एरिया इन द लेफ्ट इन द राइट टेल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 करेंगे तो 0.025 हो गया। और फिर द क्यूमुलेटिव एरिया फ्रॉम द लेफ्ट, देखो क्यूमुलेटिव एरिया फ्रॉम द लेफ्ट मतलब इधर से चलोगे तो, राइट, एक्सक्लूडिंग द राइट टेल मतलब इसको छोड़ करके, तो क्या होगा, ये जुटेगा, ये वाला एरिया भी जुट जाएगा प्लस 95 में, तो ये जोड़ करके 0.95 और प्लस 0.025, समझ गए। और यहाँ पे आएगा 0.95 जो, तो ये जोड़ करके कितना हो गया, 9750। तो ये वैल्यू जो है ये एक रीजन बना, ऐसे करके देखते हैं और इसको ऐसे समझते हैं, ओके, ठीक है। द क्रिटिकल जेड स्कोर फॉर 95% कितना बनेगा, ये बनता है, ये पूरा एरिया बोल रहा है क्युमुलेटिव एरिया फ्रॉम लेफ्ट दिस, करेक्ट, थिंक ऑफ इट दिस वे, बताए, करेक्ट। देखो तो टोटल एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द बाउंड्री, ये टोटल एरिया जो है इधर का, राइट, ये एरिया जो है वो 0.975 है और ये एरिया 0.025, सही है जी सर, हैं, आगे चलें। हाई वाले को नहीं लिए, मतलब लो वाले को ऐड कर दिए सर, हाई वाले को नहीं लिए, तो मतलब क्युमुलेटिव डाटा जो हम लिए सर, वो लेफ्ट पोर्शन मतलब लो जो था वो भी एरिया ऐड हो गया, हाँ, टोटल ये ऐड हुआ, मतलब देखो यहाँ पे बोला ना कि यदि आपको क्रिटिकल वैल्यू 95 जेड स्कोर जो आपको पता, क्रिटिकल जेड स्कोर फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए पता करना है, तो ये एरिया टोटल हो जाएगा, ये इसने ये बात बोली। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमने पॉज किया था, है? हाँ अच्छा, इसके चलते, राइट, ठीक है, राइट। सो द accompanying table lists the most commonly used critical values, इसलिए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए क्रिटिकल वैल्यूज का मान कितना है, 1.645, ठीक है, और 95 के लिए 1.96, वही दिखाया ना कि ये जेड वाला में 1.96 और बाकी पूरे एरिया को ये यूज कर लिया था, राइट। और बाकी वैल्यू जो भी आएगा 1.96 से इधर की तरफ ज्यादा ही आएगा, आप समझ पाए या बैक जाके दिखाऊं फिर से, कब याद है, हैं? या बनाऊं यहाँ पे, याद है ना, हाँ। तो इधर के वैल्यू जो थे 1.9, ऐसे एरो था ना 1.96, और इधर का एरिया जो होगा वो 1.96 से ज्यादा ही वैल्यू होगा, क्योंकि इधर जो था वो सारे कम वाले थे, 0 से 1.96 तक यहाँ पे पड़ा था, और इधर की तरफ लास्ट वाले में देखा था ना -1.9, तो इधर की तरफ वो बढ़ता जाएगा, वही चीज रिपीट हो रहा है, सिमेट्री है, करेक्ट। 99% इंटरवल के लिए ये वैल्यू कितना होगा, 2.575, राइट, क्योंकि एरिया और छोटा हो जाएगा तो 1.96 से उसको इधर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, वो वैसे ही बताया ना, इसीलिए तो सिखाया था कि ये वो 95% नहीं लेते, उसको जोड़ के लेते हैं, हाँ 0.025 वाला जो था, सही है, ओके। इंटरनेट सर्वे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या चीज ये लिखता है, राइट, कहीं काम आ जाए, यू नेवर नो, राइट। The internet usage among adults has grown from 14% in 1996 to 99% today. 1996 में ये इंटरनेट का जो लोग यूज करते थे वो 14% यूज करते थे, और आजकल लोग 99% यूज करते हैं, ठीक है। एंड सर्वेज आर बीइंग ड्रामेटिकली अफेक्टेड बाय दैट इंक्रीज इन इंटरनेट यूजेज, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, तो अब काफी सर्वे जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं, वेरी नाइस। इंटरनेट सर्वेज आर फास्टर, चीपर एंड इनेबल मोर इफिशिएंट एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड। इंटरनेट सर्वे का क्या एडवांटेज है, इंटरनेट सर्वेज आर फास्टर, चीपर एंड इनेबल more efficient analysis of the data collected, correct.
Important research has shown that for most type of survey questions, internet responses are not much different from those obtained through mail और टेलीफोन कॉल्स। मतलब ये बोल रहा है कि जो इंटरनेट सर्वे से जो हमें आंसर मिलता है वो आंसर टेलीफोन या मेल के थ्रू जो लोग पहले इकट्ठा करते थे लगभग दोनों का बराबर रिस्पॉन्स है, उससे डिफरेंट नहीं होता। However, some topics such as those that involve technology, right, can have a strong bias if respondents are limited to internet user। मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग इंटरनेट यूज नहीं करते, उनके तो जवाब हमें मिलेंगे नहीं। तो that's why he says कि however some topics such as those that involve technology, जिसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, can have a strong bias if respondent are limited to internet users। मतलब जो जवाब देना है उन लोगों को सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही जवाब देना है, तो ये लिमिटेशंस बन जाता है। जो लोग यूज नहीं करते वो तो जवाब देंगे नहीं, उनके व्यूज नहीं आएंगे सर्वे में, राइट। Those conducting surveys through internet alone should be aware of potential pitfalls। मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरनेट, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, उनको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, वी नाउ फॉर्मली डिफाइन मार्जिन ऑफ एरर ई। एक टर्म क्या है, मार्जिन ऑफ एरर ई, राइट, दैट वी हैव इनकाउंटर्ड सो ऑफन इन द मीडिया रिपोर्ट। ये मार्जिन ऑफ एरर क्या है, तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहे हैं, व्हेन यूजिंग ए सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर, द मार्जिन ऑफ एरर डिनोटेड बाय ई is the maximum likely amount of error, the amount by which the sample statistic misses the population parameter। क्या बोल रहे हैं, what it says, see when using sample statistics to estimate population parameter, मतलब सैंपल जो लिया आपने उसी से आप पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट करना चाह रहे हो, राइट, करेक्ट। कि सैंपल का कुछ ना कुछ मीन आया होगा तो आप बोल रहे हो कि पॉपुलेशन मीन भी वही होगा, या सैंपल का प्रोपोर्शन जो मिला आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि भाई पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन भी उतना ही होगा, रफली लाइक दैट। यदि आप ये करना चाह रहे हो तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर जो है वो क्या है, राइट। तो मार्जिन ऑफ एरर ये है कि इट इज द मैक्सिमम लाइकली अमाउंट ऑफ एरर। मतलब अमाउंट ऑफ एरर इतना आएगा, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एरर आ सकता है, मैक्सिमम लाइकली अमाउंट ऑफ एरर, उसको बोल रहा है द अमाउंट बाय विच द सैंपल स्टैटिस्टिक्स मिसेस द पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब जो वो एरर जितना से पॉपुलेशन पैरामीटर का जो वैल्यू आना चाहिए वो मिस कर गया, मतलब वो एरर हो गया, उतना का डिफरेंस, करेक्ट। ठीक है, सो व्हेन यूजिंग ए पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग पी हैट से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी हैट से, टू एस्टिमेट ए पॉपुलेशन प्रोपोर्शन स्मॉल पी, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल पी हैट जो सैंपल प्रोपोर्शन एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, मतलब जो सैंपल हैट जो आपने स्मॉल हैट पी हैट जो निकाला, सैंपल प्रोपोर्शन निकाला, उसमें और एक्चुअल पॉपुलेशन एरर का जो डिफरेंस जो है, जो वो एरर है, वो तो एरर हो गया। एंड द मार्जिन ऑफ एरर इज द मैक्सिमम लाइकली अमाउंट ऑफ दैट एरर। मतलब ये डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइकली, राइट, वो एरर जो है वो मार्जिन ऑफ एरर है। भाई एक्चुअल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शन का डिफरेंस एरर है, राइट। एंड मार्जिन ऑफ एरर क्या है, मार्जिन ऑफ एरर इज द मैक्सिमम लाइकली अमाउंट ऑफ दैट एरर।
राइट. द मार्जिन ऑफ एरर ई कैन बी फाउंड बाई मल्टीप्लाइंग. अब कैसे उसको पता करेंगे? सो द मार्जिन ऑफ एरर ई कैन बी फाउंड बाई मल्टीप्लाइंग द क्रिटिकल वैल्यू and the estimated standard deviation of sample proportions. Margin of error क्या है? It is a multiplication of critical value and the estimated standard deviation of sample proportions. Right? This estimate of a standard deviation of a sampling distribution of proportion is called a standard error of sample proportions also. ठीक है? तो आपको बेसिकली हमें क्या करना है कि मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए इस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल प्रोपोर्शन जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और क्रिटिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है जी, आगे चले. ओह गुड. सो द मार्जिन ऑफ एरर ई फॉर प्रोपोर्शंस. ठीक है, वो क्या है? E इज इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2. ये आपका क्रिटिकल वैल्यू हो गया और ये हो गया एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन P हैट Q हैट डिवाइडेड बाई M. राइट. आगे बोल रहे हैं द वाल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. ये क्या है? व्हेन कंस्ट्रक्टिंग ए कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग द मार्जिन ऑफ एरर E given in this formula 7.1, राइट. रिजल्ट जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं क्या? वाल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. एक नया टर्म मिला हमें, क्या? हाँ. तो इस मेथड से यदि हम ए मार्जिन ऑफ एरर निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, राइट, तो उसको क्या रिजल्ट जो मिल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? वाल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है सर. वो आगे अदर मेथड भी हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. इंटरप्रेटिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल. देखो अभी तक मैं जो गलती कर चुका हूं जो बोलने में, राइट, वो गलती अब यहां पे सुधारेंगे. राइट. यही बात बोल रहा था उस समय पे जब तुम लोग बैठे थे, तो कि बहुत सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग दूसरे से सुनते आ रहे हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन बोलना है, ये करना है, मिसयूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब यहाँ पे वो क्लियर होएगा, उस चीज को हमें सुधारना है बेसिकली. राइट. तो ये करेक्ट वाला जो स्टेटमेंट जो है ना, इस पे बहुत ध्यान देना है और यही यूज करना है, नॉट दिस टू रॉन्ग स्टेटमेंट्स. पहली चीज. राइट. तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं. राइट. सो इट सेज वी मस्ट बी केयरफुल टू इंटरप्रेट confidence intervals correctly. Right. There is a correct interpretation and many different and creative incorrect interpretation of confidence interval. Right. There is a correct interpretation, एक तो correct interpretation है, and many different and creative incorrect interpretation भी available है, जैसा मैंने भी एक किया है अभी इसके पहले बोला है, क्योंकि हम लोग जो सुनते आ रहे हैं वही चीजें पिकअप करते हैं. राइट. बट करेक्ट क्या है? इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में यदि हमें बात करना है और इंटरप्रेट करना है तो P सैंपल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज लेस ग्रेटर देन 0.499 एंड लेस देन 0.562. उसके बारे में करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है? वी आर 95% कॉन्फिडेंट that the interval between 0.499 to 0.562 actually does contain true value of population proportion P. हमें क्या लिखना है और क्या करना है? वी आर, इसको इंटरप्रेट करना है तो हमें क्या लिखना है और क्या? वी आर 95% कॉन्फिडेंस दैट the interval from 0.499 to 0.562 actually does contain the true value of population proportion P. Right.
समझ गए कि इस इंटरवल में ही एक्चुअली ट्रू वैल्यू जो होगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का लाई करेगा, राइट, करेक्ट, ठीक है जी। दिस इज a short and acceptable way of saying that if we were to select many different random sample, देखो, of size 950 and construct the corresponding confidence intervals, 95% of them would contain the population proportion P. Right? क्या बोला? This is a short and acceptable way of saying, क्या? If we were to select many different random sample, जैसे मैंने कैसे बोला था कि ज्योति को बोलूं इतने सैंपल लेकर, आर्यन को बोलूं और आशुतोष को बोलूं, 3 लोगों को बोला, राइट, तो तीनों अलग अलग सैंपल्स लेकर के आएंगे, राइट। वैसे ही ये भी बोल रहा है, सेइंग दैट इफ वी वेयर टू सेलेक्ट मेनी डिफरेंट रैंडम सैंपल्स, तो हमने 3 के एग्जांपल दिए, तीनों ने रैंडम सैंपल लिया ऑफ साइज 950 एंड कंस्ट्रक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट। तो क्या होगा, और सबको बोले कि भाई अपना अपना कंस्ट्रक्ट करो कॉन्फिडेंस इंटरवल, करेक्ट, पॉइंट एस्टिमेट मिल गया, अब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाओ, राइट। तो उस केस में क्या होगा, 95% ऑफ देम वुड कंटेन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P, समझ गए ये। इन दिस करेक्ट इंटरप्रिटेशन द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 95% refers to the success rate of the process used to estimate the population proportion. So इस केस में इसका क्या मतलब हुआ, in this it says in this correct interpretation the confidence level of 95% refers to success rate of process used to estimate population proportion. And then he says wrong, गलत क्या है, ये बोलना कि there is 95% chance that the true value of P will fall between this and this, जो हम लोग बोलते आ रहे थे अभी इसके पहले, मैंने भी यही बोला था। So this is not the correct way of saying, right? So हम क्या बोलते हैं, apology ना, हाँ, apologize for that statement, we have to correct. So this is not the correct way of saying that there is a 95% chance that the true value of P will fall between 0.499 and 0.562. अब है कि लड़ाई भी नहीं करना, मैक्सिमम जगह यही सुनने को मिलेगा, ठीक है। आपको करेक्ट समझना है, करेक्ट समझाना है और लड़ना नहीं है किसी से, राइट। बट ये गलत है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज P इज, क्यों रॉन्ग है, बोल रहा है कि P इज ए पॉपुलेशन पैरामीटर विथ ए फिक्स्ड वैल्यू। एक्चुअली में हमें नहीं पता, लेकिन वो तो फिक्स्ड है ही पॉपुलेशन पैरामीटर, कोई भी ले लो भाई। यदि सारे पॉपुलेशन का यदि आप प्रोपोर्शन निकालते फीमेल का, तो एक ही वैल्यू आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता। यदि सबको एक एक लोगों को काउंट कर लो सेंसस में जैसे करते हैं, तो एक ही तो वैल्यू आएगा कोई प्रोपोर्शन का, एंड वो फिक्स्ड है। भले हमें नहीं पता, हम जब एस्टिमेट कर रहे हैं तो वहां पे एरर कर जा रहे हैं, क्योंकि हमने सैंपल से निकाला है वो वैल्यू, इसलिए मार्जिन ऑफ एरर, बाकी चीजें रिपोर्ट करनी है। डिड यू गेट इट, राइट। सो दिस इज, सिंस दिस इज ए फिक्स्ड पैरामीटर, इसलिए ये गलत है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज P इज ए पॉपुलेशन पैरामीटर विथ फिक्स्ड वैल्यू, इट इज नॉट ए रैंडम वेरिएबल विथ वैल्यूज दैट वेरी। रैंडम वेरिएबल नहीं है ये कि जिसका वैल्यू बदल सकता है, वो फिक्स्ड है, राइट। तो इसलिए ये नहीं होगा कि इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी गलत है ये बोलना क्या कि 95% ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शंस विल फॉल बिटवीन दिस एंड दिस, ये भी गलत स्टेटमेंट है।
राइट, दोनों ही मिस इंटरप्रिटेशन है. दिस इज रॉन्ग बिकॉज द वैल्यू ऑफ 0.499 एंड 0.562 रिजल्ट फ्रॉम वन सैंपल. एक सैंपल से वैल्यू मिला है हमें, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना, पॉइंट एस्टिमेट फिर उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल. करेक्ट. दे आर नॉट पैरामीटर्स डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ ऑल सैंपल्स. इसलिए ये भी लाइन गलत है. समझ गए? राइट. दिस इज also wrong because the value of 0.49 and 0.562 result from one sample. They are not parameter describing the behavior of all samples. ठीक है. तो confidence interval finally क्या हो गया? Confidence interval, the process success rate. Confidence interval is the process success rate. A confidence interval of 95% tells us that the process we are using should in the long run result in confidence interval limit that contain the true proportion 95% of the time. क्या बोल रहे हैं? देखो, confidence interval process success rate, right? A confidence interval of 95% tells us that the process we are using should in the long run result in confidence interval limits that contain the true proportion 95% of the time. ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि यदि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो भी आप जो रेंज जो बता रहे हो, वो एक इंटरवल मिला आपको, वो बोल रहा है ये प्रोसेस, इट टेल्स अस दैट जिस प्रोसेस से हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट, वो या दैट विल रिजल्ट, जो प्रोसेस से एस्टिमेट किया वो प्रोसेस रिजल्ट करेगा किसमें? विल रिजल्ट इन कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो भी वैल्यू जो है, ये वैल्यू रिजल्ट करेगा, राइट. एंड वो लिमिट जो है दैट विल contain द ट्रू प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 95% ऑफ द टाइम. इसका मतलब जो मैं लिटरली जो एग्जाम्पल दिया था वो गलत नहीं दिया था. पहले भी जो मैंने इंटरप्रेट जो किया था वो सही किया था कि तुम करके लेके आओगे, वो करके लेके आएगा, ये करके लेके आएगा, तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू जो होगा उस रेंज में आएगा, उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के रेंज में आएगा. वो 95% ऑफ द टाइम ऐसा होगा. दैट्स व्हाट इट सेज. एक प्रोसेस है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है प्रोसेस का सक्सेस रेट बता रहा है कि उस प्रोसेस से यदि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करते हैं तो जो इंटरवल मिलेगा मुझे, उस इंटरवल में 90 उस कॉन्फिडेंस जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का वैल्यू जो आने वाला है वो 95% ऑफ द टाइम उसी इंटरवल के बीच में आएगा. ठीक है जी. सपोज दैट द ट्रू proportion of undergraduate students who take online courses is actually P is equal to 0.50, मतलब 50% है. See the figure 7.3. ये 7.3 बता रहा है confidence interval from 20 different samples. करेक्ट. अब इतने सैंपल्स आपने लिए थे, 20 डिफरेंट सैंपल, और सबका एक पॉइंट एस्टिमेट आएगा और सबका एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा. हम लोग भी वही बात बोले थे उस समय पे. करेक्ट. तो ये बोल रहे हैं देखो वैसे ही प्रोपोर्शन ऑफ इतना वो टेक्स द ऑनलाइन कोर्स इज एक्चुअली पी प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 0.50, मतलब उसका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है 50% है ऑनलाइन लेने का कोर्स. सी फिगर 7.3 विच शोज दैट 19 आउट ऑफ 20, इसका मतलब 95% different confidence intervals contain the assumed value P, which is the population proportion is equal to 0.5.
मतलब ये देखो, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का 50% आ गया, ये वैल्यू आ गया, और ये लिमिट 0.45 है और ये है 0.55। अब इसमें से देखो ये वाला वैल्यू एक ही जो है वो क्या है, वो आउट गया उससे, ग्रीन वाला दिख रहा है। दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल डज नॉट कंटेन p इज इक्वल टू 0.50। बाकी सब में एस्टिमेट हुआ तो पॉपुलेशन हाँ में इतने टाइम्स वो आया, उसका जो ट्रू वैल्यू था, जो पॉपुलेशन का एक जो ट्रू वैल्यू था वो 95% टाइम जो है उसी इंटरवल में आया, 0.545 और 0.55 के बीच, राइट। ये जो था एक नहीं आया, ये सक्सेस रेट की बात बताई इसने। इज इट क्लियर? डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल कंटेन्स दिस। फिगर 7.3 इज ट्राइंग टू टेल दिस स्टोरी। क्या? विथ a 95% confidence level, we expect 19 out of 20 confidence intervals, right, which is 95%, right, to contain the true value of a small p, which is the population proportion. Is it clear ज्योति? ये क्लियर हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। देखो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है, मुझे तो उतना क्लियर ही नहीं था, पढ़ा पढ़ा के तो मुझे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? एटलीस्ट 2-3 बार और पढ़ोगे तो आप लोगों को भी और क्लियरिटी डेवलप होगी। ठीक है, आगे चलें। बढ़िया, गुड, आज तो हम लोग छा गए। सो की एलिमेंट्स देखते हैं, राइट। क्या के confidence interval for estimating a population proportion p, right? ये p है, p ही है ना, ठीक है। हाँ चलो, we construct, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? we construct walled confidence interval, right, which is used to estimate a population proportion small p. वाल्ड क्यों? क्योंकि वही वो फॉर्मूला जो था, क्या था कि मार्जिन ऑफ एरर जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यूज वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मार्जिन ऑफ एरर जो था वो क्या था, construct a walled confidence interval used to estimate a population proportions small p. अब यहाँ पे जो नोटेशंस जो यूज होने वाला है वो क्या है, स्मॉल p पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, स्मॉल p हैट सैंपल प्रोपोर्शन के लिए वो यूज होगा, और n जो है वो नंबर ऑफ सैंपल वैल्यूज है, e जो है कैपिटल E वो मार्जिन ऑफ एरर है, और z अल्फा बाई 2 ये क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है। द जेड स्कोर सेपरेटिंग एन एरिया ऑफ अल्फा बाई 2 इन द राइट टेल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है ये एस्टिमेट करने के लिए? अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे कैसे एस्टिमेट होता है। अभी तो सारी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं कि ये चीज चाहिए, राइट, उसको समराइज कर रहे हैं की एलिमेंट को, राइट। रिक्वायरमेंट क्या है इसका कि सैंपल जो होना चाहिए, द सैंपल इज ए सैंपल रैंडम सैंपल चाहिए। सैंपल जो भी हम ले रहे हैं वो क्या, वो रैंडम सैंपल होना चाहिए, ये एक पहला रिक्वायरमेंट है। और वो रैंडम सैंपल होने का मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इतना तो ज्योति के कान में बज रहा होगा 3-4 दिन से, नहीं है? सैंपल सैंपल है, गुड। So it has to be random sample. This is one important point. The conditions for binomial distribution, right, are satisfied. Binomial distribution का condition यहाँ satisfy होना चाहिए, इसीलिए उसमें स्क्वायर रूट वाला जो एरर जो निकालते p हैट फिर q हैट था, वो प्रोबेबिलिटी है, एक सक्सेस का है तो दूसरा फेलियर की प्रोबेबिलिटी।
यदि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है तो फेल्योर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस p, तो वो q हो जाता है, राइट। सो दूसरा क्या कंडीशन, कंडीशन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर सेटिस्फाइड, दैट इज क्या मतलब देयर इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, करेक्ट। देर आर टू कैटेगरीज ऑफ आउटकम्स, आउटकम भी दो ही कैटेगरी का है, यस नो डाइकोटोमस जो भी है, द एंड द प्रोबेबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल, मतलब ये नहीं कि एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो है चेंज हो जाए, नो दैट हैज टू बी फिक्स्ड। सो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जब आप लोगों को लिखने के लिए आता है, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये इसके बीच में एक नोट्स आता है लिखने के लिए, ये सारी बातें लिखनी होती हैं एटलीस्ट, समझ गए कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट व्हेन आई एम गोइंग टू से this data will follow binomial distributions, right? And third requirement क्या है, there are at least 5 successes and at least 5 failures. This requirement is a way to verify that n into p is greater than equal to 5 and nq is greater than equal to 5. So the normal distribution serves as a suitable approximation to binomial distributions. मतलब binomial distribution जो है फिर जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करने लगता है ना। बाइनोमियल भी नॉर्मल की तरफ जाता है, पॉइसन भी नॉर्मल की तरफ जाता है, जब जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसलिए बोला दूसरे रिक्वायरमेंट में कि एटलीस्ट 5 सक्सेस और 5 फेलियर होने चाहिए, राइट, ठीक है जी। इफ दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, one alternative is used to method of bootstrapping resampling method to estimate confidence interval. confidence interval estimate करने के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, और यदि बोल रहा है कि ये कंडीशंस नहीं आ रहे हैं इसमें से, तो उस केस में क्या यूज करना चाहिए हमें, कौन सा मेथड, बूटस्ट्रैप रीसैम्पलिंग मेथड। ये आगे लास्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे बूटस्ट्रैप रीसैम्पलिंग मेथड से कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट होता है, ठीक है। आगे चलें, अरे वाह तो आप लोग छा गए। कॉन्फिडेंस इंटरवल इन, हाँ वही, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पी विथ एंड द मार्जिन ऑफ एरर, राइट। तो क्या करना है, देखो ये पॉपुलेशन इंटरवल था, वही था, पी हैट जो हमारा सैंपल वाला जो मिला है उसमें से मार्जिन ऑफ एरर माइनस करना है, और यहाँ पे पी हैट जो भी मिला हुआ पॉपुलेशन सैंपल से जो मैंने निकाला एस्टिमेट किया प्रोपोर्शन, उसमें मार्जिन ऑफ एरर ऐड कर देना है। तो एक पॉपुलेशन जो होगा वो इसी दोनों बीच के में लाई करेगा, ओके। और मार्जिन ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट करना है, ये जेड अल्फा बाई 2 और ये वाला से मल्टीप्लाई हो गया। Now the confidence interval is often expressed in the following two equivalent formats, या तो p hat प्लस माइनस e और p hat माइनस मार्जिन ऑफ एरर, कॉमा p hat प्लस मार्जिन ऑफ एरर, इसमें में भी अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। ऐसे करके भी इसको रिप्रेजेंट इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं। राउंड ऑफ रूल फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ p, राउंड ऑफ रूल क्या है, राउंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट p टू द 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक जाकर के राउंड ऑफ करना है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद राउंड ऑफ करके जो भी वैल्यू है लिखना है, 3 से ज्यादा नहीं लेना है फिजिकल जब रिपोर्ट करना है, तो सही है। आगे चलें, तो कुछ तो सीख ही रहे हम लोग, ना से हाँ बोला है ना। प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर p। अब क्या प्रोसीजर हुआ, पहला काम क्या है, वेरीफाई द रिक्वायरमेंट, जो हमने रिक्वायरमेंट अभी जो डिस्कस किया था कि एलिमेंट बॉक्स में, वो रिक्वायरमेंट
सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि वो हो गया देन यूज टेक्नोलॉजी और टेबल A2। यूज टेक्नोलॉजी का मतलब या तो सॉफ्टवेयर यूज करिए या टेबल से आप निकाल लीजिए क्रिटिकल वैल्यू टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू जो है वो Z अल्फा बाई 2 दैट करस्पॉन्ड्स टू द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल। वैसे वो टेबल का भी यूज कर सकते हैं कि हमें पता है ही कि 95% के लिए कितना चाहिए, 99% के लिए कितना चाहिए, राइट, करेक्ट। और उसका Z अल्फा बाई 2 का उस टेबल में दिया हुआ था वैल्यू, तो हम लोग वहां से भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो सॉफ्टवेयर में डाल के पूछ लो। थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है क्या, मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर के लिए Z बाई अल्फा 2 Z अल्फा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ P हैट Q हैट डिवाइडेड बाई N, इससे हमें मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करना है। एंड द फोर्थ क्या है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड मार्जिन ऑफ एरर E एंड द वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन P हैट, राइट, find the values of confidence interval P hat minus E and P hat plus E. Substitute those value in the general format for the confidence interval. अब general format हमें पता है कि ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको P hat minus E, P hat इतना या प्लस E या P hat plus minus E, जो भी ले। राउंड द रिजल्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक जाकर के इसको राउंड ऑफ करना है। सही है बॉस, चले आगे। गुड, सो आ गया एग्जाम्पल, अब मजा आया, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल 2, कंस्ट्रक्टिंग ए कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑनलाइन कोर्सेज। जो एग्जाम्पल जो था ऑनलाइन कोर्स का, उसी के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। इसमें क्या था कि एक सर्वे किया था जिसमें 950 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था, और उसमें से 53% ने बोला कि हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं। सैंपल्स रिजल्ट्स आर n इज इक्वल टू 950 और पॉइंट एस्टिमेट जो हो जाएगा सैंपल प्रोपोर्शन का P हैट वो हो जाएगा 0.53, क्योंकि दिस इज द बेस्ट एस्टिमेट है, पॉइंट एस्टिमेट पॉपुलेशन का, एक वैल्यू लेना है तो, करेक्ट। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मार्जिन ऑफ एरर, पहला चीज दैट करस्पॉन्ड्स टू ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसके लिए पहले मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। बी में बोल रहा है फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी। मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी का हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है, मतलब उसका रेंज निकालना है लोअर से हायर के बीच में, करेक्ट। थर्ड बोल रहा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट, पूछ रहा है कि कैन वी सेफली कंक्लूड दैट more than 50% of undergraduate take online courses, क्वेश्चन मार्क दिया है, राइट। बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट कैन वी सेफली कंक्लूड, क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मोर देन 50% ऑफ द अंडर ग्रेजुएट टेक ऑनलाइन कोर्सेज। और फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है एस्यूमिंग दैट यू आर एन ऑनलाइन रिपोर्टर, राइट, write a brief statement that accurately describe the results and include all of the relevant information, right। Let's go for the solution। क्या बोला, पहला काम क्या था, रिक्वायरमेंट चेक, कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। देन वी हैव टू गो टू सॉफ्टवेयर। ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू पीपल हैव टू अंडरस्टूड, मतलब ये चीज आपको समझना है और इसको यूज करना है, तभी जाकर के एक्चुअल मिसयूज जो है उसको रोका जा सकता है, एब्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स को स्टॉप किया जा सकता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वी शुड इन्वेस्ट टाइम एंड यूज इट करेक्टली, फाइन, ओके। सो रिक्वायरमेंट चेक में 1 द पोलिंग मेथड्स, राइट, क्या यूज करा, यूज्ड बाय द सेली मी ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स इन सैंपल
that can be described to be simple random sample. तो ठीक है, पहला रैंडम सैंपल जो है वो सही है, पहला रिक्वायरमेंट तो ओके हो गया कि रैंडम सैंपल होना चाहिए। इसने बोल दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो तरीका यूज करता है डेटा कलेक्ट करने का वो हमेशा सिंपल रैंडम सैंपल का मेथड यूज करता है टू कलेक्ट द डेटा। फाइन, तो रैंडम सैंपल वाला तो हो गया। सेकंड, द कंडीशन फॉर बाइनोमियल एक्सप्रेशन आर सेटिस्फाइड बिकॉज देयर इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल। मतलब 950, मतलब 950 लोगों का इंटरव्यू लिया तो फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल हो गया, राइट। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, क्यों? बिकॉज द रिस्पॉन्स फ्रॉम वन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अनदर अंडर ग्रेजुएट। देखो ये सब ना माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों की डेवलप होने चाहिए, समझ गए कि यस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस चीज को। डिड यू गेट इट? तो दूसरा कंडीशन बाइनोमियल का हो गया। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ आउटकम्स, दो कैटेगरीज ऑफ आउटकम है, क्यों? एन अंडर ग्रेजुएट आइदर टेक्स ऑनलाइन कोर्सेज और डज नॉट, या तो ऑनलाइन कोर्स ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो आउटकम भी बाइनरी हो गया, राइट। फाइन, राइट। एंड द प्रोबेबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, probability will remains constant because probability of undergraduate take online courses is fixed for a given point in time। one point of time पे जो है ये probability fixed है, मतलब किसी भी टाइम पे तुम निकालोगे तो कितने बच्चे ले रहे हैं वो एक probability fixed है, वो चेंज नहीं हो रही है जब आप सर्वे कर रहे हो। जितने ऑनलाइन में रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड है, तो वो चेंज नहीं होना है, राइट। थर्ड, with 53% of 950 undergraduates taking online courses, the number taking online courses is 53% of 950, right, which is 504, right। उसको क्या 0.53 into 950 जो आकर के आएगा। If 504 of 950 undergraduates take online courses, the other 446 do not, so the number of successes जो 504 है and the number of failures जो 446 है are both at least 5 as required। हाँ नहीं समझ में आ जाते सर, वो जो चार्ट पिछला है ना उसी से बता रहा हाँ, है। उसमें बोला कि कम से कम क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ फेल्यूर्स कितने होने चाहिए? 5 होना चाहिए। और इस केस में कितना है? नंबर ऑफ सक्सेसेस 504 और नंबर ऑफ फेल्यूर कितना है? 446। तो ये 5 से ज्यादा है, तो ये भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, करेक्ट। सो चेक ऑफ रिक्वायरमेंट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो पहला स्टेप्स निकल गया, राइट। अब हम लोग आंसर कर सकते हैं और बाकी जो भी मेथड है वो उसको यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ूं, यहां तक सही है? वेरी नाइस। अब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड मार्जिन ऑफ एरर कैन बी इजिली फाउंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। From the stat disk display we can see that the required entries on the left and the result displayed on the right। देखो यहाँ पे क्या है? confidence interval डाला 0.95, sample size 950, करेक्ट, और number of successes कितने हैं? 504। अब ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जा रहा है? मार्जिन ऑफ एरर का वैल्यू आ गया 95% confidence interval, राइट, फ्रॉम यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशंस, राइट। ये वैल्यूज आ गया मेरे पास, राइट। एंड विल्सन स्कोर कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट, ये वैल्यूज आ गया, ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं। सो इट सेज फ्रॉम द स्टैट डिस्क डिस्प्ले वी कैन सी द रिक्वायर्ड एंट्रीज ऑन द लेफ्ट and the result displayed on the right। Like most technologies, a stat disk requires a value for number of successes।
So we have found 53% of 950 and rounded the result to 503.5 to the whole number 504, right? The results show that the margin of error is 0.03174 and the confidence interval is 0.499, right? And its P is greater than 0.499 and less than 0.562 rounded. The Wilson score confidence interval included in the display will be discussed later on. वो क्या है, राइट, वो बाद की बात है, राइट. तो हमें यहाँ से टेक्नोलॉजी यूज करके अब हम लोग यूज कर सकते हैं. देखो अच्छी बात क्या है, जो यहाँ पे वो क्या स्ट्रेस कर रहा है, हर जगह पहले रिक्वायरमेंट चेक की बात कर तब जाकर के वो सॉफ्टवेयर यूज की बात बता रहा है. हमें भी सॉफ्टवेयर तो यार हर जगह पे अवेलेबल है, जो भी डेटा प्लग इन करोगे, कुछ भी डालोगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा. मे बी लाइक इंट्यूटिवली आपको नहीं पता, हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता जब ये सारी चीजें नहीं समझ है कि क्या रिक्वायरमेंट है. एंड यू कैन नॉट जस्ट सपोर्ट. यदि मान लो कोई क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया तो वहां पे फंस सकते हो. इसलिए ये जरूरी है कि रिक्वायरमेंट कोई भी टेस्ट का वो इंश्योर करना पहले, उसके बारे में समझना, एंड देन यूज द टेक्नोलॉजी टू कैलकुलेट द वैल्यू एंड रिपोर्ट. और दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन योर थेसिस वर्क, क्योंकि ये सब जगह करना है. इसीलिए आपके मास्टर क्लास में थेसिस का एक पार्ट होता ही है, क्योंकि वहाँ पे स्टैट्स यूज होता है, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, एंड सो दैट शुड हैव द नॉलेज ऑफ दोस थिंग्स आउट. चले आगे बढ़े. गुड. ये क्या नहीं चल रहा? ओह थैंक यू. अरे वाह, ग्रेट. आज तो हमको तो लगा था कि थैंक यू होगा ही नहीं. हाँ, चलो बंद कर दूं. और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, बिल्कुल नहीं. चलिए थैंक यू देन.